मजाक ऐसा वर्ड है जो कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे को हंसने हंसाने के लिए यूज करते हैं, पर कभी कभी ये मजाक लोगों के जीवन में इस तरह का मुसीबत बन जाता है कि जिसके वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही है, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन फिसल जाएगी कि आखिरकार इसमें गलती किसकी है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आप लोगों को एक कहानी समझ आए। आज की जो सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, ये है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर का। मुंबई शहर का एक जगह पड़ता है विरार। मैं बात कर रहा हूँ 14 सितंबर के शाम के करीब 7-8 बजे की बात कर रहा हूँ। मैं इसी विरार इंस्टल एक्सप्रेसवे हाईवे के बीएमसी डंपिंग ग्राउंड में एक सफ़ेद कलर की बोरी वहाँ के अधिकारियों को दिखाई देता है। तो वो बोरी देख करके उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है, लगता है। तो इसकी सूचना वो वहाँ के नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही पता चलता है तो पुलिस अपने पूरे टीम के साथ उस बीएमसी के डंपिंग ग्राउंड में जाती है और उस कूड़ेदान से उस बोरी को बाहर निकालती है। पुलिस जब उस बोरी को ओपन करती है तो उस बोरी में से एक महिला की डेड बॉडी निकलती है, जिसके शरीर पर एक पेटीकोट और ब्लाउज के अलावा कुछ नहीं था। उसके लाश को 2 चादरों में लपेटा गया था। जब पुलिस उन चादरों को खोलती है तो उस महिला के शरीर पर कोई चोट और घाव के निशान भी नहीं थे और कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे कि पुलिस उस महिला की पहचान कर सके। और पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ करती है तो कोई भी उस डेड बॉडी को नहीं पहचान पाता है, जिससे अंदाज़ा लगता है पुलिस को कि ये महिला यहाँ की रहने वाली नहीं है। फिर पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस 302 का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब तक उस महिला की पहचान नहीं हो सकती है तब तक पुलिस इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी। फिर पुलिस उस महिला की पहचान करने के लिए महिला का एक फ़ोटो लेती है और अलग अलग थानों में सर्कुलेट ही नहीं करती, बल्कि अपने खुफियों को भी अब काम पर लगा देती है। इधर पुलिस तमाम कोशिश करती है। लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। न तो कोई थाने पहुंचता है, न तो कोई उस महिला के बारे में पूछताछ करता है। पुलिस को जांच करने में और दिक्कत थी। आखिर अब पुलिस अपने जांच करने का तरीका बदलती है। पुलिस फिर से उसी डंपिंग ग्राउंड में जाती है और वहाँ के कर्मचारियों से पूछती है कि यहाँ पर आखिर कौन कौन सी गाड़ी आती है और कहाँ कहाँ से वो गाड़ियाँ आती हैं। फिर वहाँ के अधिकारी एक गाड़ी का नंबर देते हैं जो कि 14 सितंबर को वो गाड़ी आखिरी बार वहाँ पर कचरा लेकर के आई थी। तो पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से जाकर के पूछताछ करते हैं। पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से जाके पूछते हैं कि तुम किस किस इलाके से कचरे को उठाते हो। तो गाड़ी का ड्राइवर बताता है कि साहब हम 3 इलाकों से कूड़े को उठाते हैं, सायम, धरावी और माहिम से। ड्राइवर जब इन 3 इलाकों का नाम बताता है पुलिस वालों को, पुलिस जब सुनती है इन इलाकों का नाम तो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। फिर भी पुलिस उस महिला का फ़ोटो ले करके वहाँ के थाने वालों को देते हैं और पुलिस वाले वहाँ के एक एक लोगों से उस महिला की फ़ोटो दिखा करके पूछताछ करते हैं। पुलिस उस महिला का फ़ोटो ले करके धरावी के एक मंदिर के पुजारी को जब दिखाती है, पुजारी उस फ़ोटो को देखते ही उस महिला को पहचान जाता है और बताता है कि साहब ये तो इसी राजीव गांधी नगर की रहने वाली है। इस महिला का नाम है रेखा गौतम और इसके पति का नाम है संजय कुमार गौतम। जैसे ही पुजारी इस तरह की बातें पुलिस से बताता है तो पुलिस वाले उस पुजारी को लेकर के तुरंत उस रेखा के घर पर चले जाते हैं। इधर जब पुलिस रेखा के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि बाहर से ताला मारा हुआ है। तो पुलिस आसपास के लोगों से उस रेखा के बारे में पूछती है
तो पुलिस को बताते हैं लोग कि सर, रेखा कई दिनों से गायब है अपने घर से और उसके पति संजय जो हैं वो रेखा को जहाँ तहाँ ढूंढ रहे हैं। इधर लोग पुलिस से इस तरह की बातें जैसे ही बताते हैं तो पुलिस न तो रेखा की फ़ोटो दिखाती है लोगों को, न तो संजय के बारे में पूछती है और न तो पुलिस रेखा का मौत के ही बारे में लोगों से बताती है, सीधा संजय का मोबाइल नंबर ले लेती है। जब फिर पुलिस उस नंबर पे फ़ोन नहीं लगाती है, पुलिस उस नंबर का लोकेशन निकलवाती है। जैसे ही पुलिस को लोकेशन पता चलता है, तुरंत पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां से संजय को पुलिस अपने अंदर कस्टडी में ले लेती है। थाने में आने के बाद पुलिस सबसे पहले उसकी पत्नी रेखा के बारे में संजय से पूछताछ करती है। तो संजय बताता है कि सर, हम 14 सितंबर को अपने पत्नी के साथ विरार अस्थि जीवनदानी मंदिर में माता रानी का दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर गए, हमारी पत्नी लेडीज़ कंपार्टमेंट में चली गई और हम जेंट्स कंपार्टमेंट में चले गए। और जैसे ही ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो हम अपने पत्नी को लेडीज़ कंपार्टमेंट में जा कर के ढूंढे तो हमारी पत्नी वहां पर नहीं थी। और फिर हम अपने पत्नी को जहां तहां ढूंढे पर पत्नी हमारी कहीं नहीं मिली। फिर हमने नज़दीकी विरार थाने में जा कर के उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए। फिर वहाँ के पुलिस वाले कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, बल्कि तुम बंदरा रेलवे स्टेशन थाने में जाओ, वहाँ पर अपने पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ। जब मैं बंदरा रेलवे स्टेशन गया और इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताया तो वहाँ के पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले अपने पत्नी को 2-4 दिन ढूंढ लो, जब वो नहीं मिलेगी तब तुम अपने पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराना। इस तरह से दोनों जगह के पुलिस वालों ने हमारे पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट नहीं दर्ज किया। इस तरह की बातें जब संजय पुलिस को बताता है तो पता नहीं पुलिस को क्यों संजय की बातों पे यकीन नहीं होता है। उसके पत्नी का फ़ोटो निकाल के संजय को दिखाते हैं तो संजय फ़ोटो देख करके चीख चीख कर रोने लगता है और पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का हत्या कर दिया गया है, तुम सच सच बताओ, तुम अपने पत्नी का हत्या क्यों किए हो। तो संजय पुलिस वालों से बताता है कि सर, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, भला हम अपने पत्नी का हत्या क्यों करेंगे। और जब संजय पुलिस से इस तरह की बातें कहता है तो पुलिस संजय को जोरदार की एक तमाचा लगाती है और सख्ती से पेश आती है। तो आखिरकार संजय अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है घटना से ठीक 4 साल पहले से। संजय के पिता का नाम है रघुनाथ प्रसाद गौतम, जो कि आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। पेशे से वो एक दर्जी हैं। संजय अपने ही इलाके से बीए तक का पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है। और फिर संजय के पिता एक दिन संजय का शादी अपने ही गांव के बगल गांव में रहने वाली रेखा के साथ शादी कर देते हैं। शादी करके संजय जब रेखा को अपने घर लेके आता है तो रेखा खुद बीए की पढ़ाई नहीं बल्कि देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, सुंदर थी। इस तरह की पत्नी पा करके संजय काफ़ी खुश था। जब संजय अपने पिता के साथ काम कर रहा होता है तो एक दिन संजय की पत्नी रेखा संजय को समझाते हुए कहती है कि आप खुद पढ़े लिखे नहीं बल्कि अच्छे काम भी जानते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप कहीं बाहर शहर में चले जाइए और वहाँ पर अच्छा खासा कुछ काम करिए और पैसा कमाइए, जिससे हमारा और हमारे बच्चों का अच्छे से परवरिश और लालन पालन हो सके। संजय को उसकी पत्नी की बातें कहीं न कहीं अच्छी लग जाती है और संजय फिर एक दिन 14 जुलाई को खुद अपने नहीं बल्कि अपने पत्नी को साथ लेकर के मुंबई के धरावे इलाके में चला जाता है, जहां पर उसके पहले से खुद कुछ दोस्त रह रहे होते हैं। उन्हीं दोस्तों के मदद से संजय को राजीव गांधी इलाके में एक किराए का कमरा मिल जाता है और वहां पर दोनों किराए के कमरे में रहते हैं और बगल में ही एक स्पोर्ट कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है।
संजय जब नौकरी पा जाता है तो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है और उसकी पत्नी भी देखने में जो काफ़ी सुंदर और धार्मिक कार्यों में भी उसका मन अच्छा खासा लगता था। वो रोज़ सुबह सुबह गांव के ही मंदिर में माता रानी का दर्शन करने जाती थी और दर्शन करके जब आती थी तो अपने पति के लिए खाना और लंच पैकेट तैयार करती थी और ऐसे ही उन दोनों का खुशहाल तरीके से जीवन बीत रहा था। तो एक दिन उसकी पत्नी रेखा मजाक में संजय से कह देती है कि दरअसल हम तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। मैं तो जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उस कॉलेज में एक लड़के से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उसी से शादी करना चाहती थी, पर हमारे घर वालों ने उससे शादी करने ही नहीं दिया, वो तो शादी आपसे कर दिए। इस तरह की बातें जब रेखा संजय से कहती है तो संजय काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसके बातों को सीरियसली ले लेता है। वो समझता है कि हमारी पत्नी का शादी से पहले किसी दूसरे लड़के से अफेयर चक्कर लव था। इस बातों को लेकर के संजय और रेखा के बीच में अब बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। फिर एक दिन रेखा संजय से बोलती है कि ये तो हम आपसे मजाक किए थे, आपको हंसाने के लिए, हमारा ऐसा प्रेम प्रसंग किसी से नहीं था। पर रेखा के लाख समझाने पर भी संजय नहीं मानता है। वो अब अपने पत्नी का उस प्रेम प्रसंग को जानने की कोशिश करने लगता है, आखिर वो पता लगाने लगता है। फिर वो एक दिन मुंबई से अपने गांव आ जाता है और गांव जाने के बाद ससुराल जाता है और वहाँ कॉलेज में भी वो कई लड़कों से पूछताछ करता है कि हमारे पत्नी का किस लड़के से लव अफेयर प्रेम प्रसंग था, पर इसके बारे में संजय को किसी ने कुछ नहीं बताया। इधर संजय अपने गांव से जब वापस मुंबई जाता है तो अपने पत्नी से इस तरह से नफरत करने लगता है, ये जानकर, ये सोचकर कि उसके पत्नी का किसी लड़के से लव अफेयर प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये सोच कर वो अब ये प्लान बना लिया था कि अपने पत्नी को वो अब इस दुनिया से हटाने का प्लान तय कर लिया था। और वह एक दिन 14 सितंबर को अपने पत्नी से सुबह सुबह झगड़ा ही नहीं बल्कि बुरी तरह से मार पिटाई कर देता है और मार पिटाई करने के बाद दोपहर को वो मार्केट चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो अपने साथ चूहे का दवा भी साथ लेकर के आता है और अपने पत्नी को जोर ज़बरदस्ती करके खिला देता है और एक कमरे में 2 घंटे के लिए बंद कर देता है। 2 घंटे के बाद जा कर के देखता है तो उसके पत्नी यानी रेखा का मौत हो गया होता है। जब संजय की पत्नी रेखा की मौत हो जाती है तो वो उस डेड बॉडी को छिपाने के लिए एक और षड्यंत्र रचता है और वो अपने घर में ही उसके कपड़े को सारे उतार देता है, एक पेटीकोट और ब्लाउज को छोड़ करके, और घर में ही रखे हुए 2 सफ़ेद चादर में उस डेड बॉडी को लपेट करके एक सफ़ेद कलर की बोरी में पैक करके मुंह बांध देता है। मुंह बांधने के बाद वो अब सुबह होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह होता है तो वो सबसे छुपा के वो उस डेड बॉडी को अपने कंधे पर ले जा कर के उस कूड़ेदान में ले जा कर के फेंक देता है और फेंकने के बाद वो अपने घर आ जाता है और अपने घर आकर के वो गांव में हल्ला कर देता है कि हम अपने पत्नी के साथ सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और वहीं से हमारी पत्नी गायब हो गई। इस तरह की हल्ला कर देता है। इस तरह की सूचना जब वो पुलिस को बताता है तो पुलिस संजय को कहती है कि तुम अपने पत्नी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाए थे कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो तुम उसको मार ही क्यों दिए, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दिए, साथ ही साथ उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही दिए बल्कि अपना भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए और बेइज्जती करवा दिए। फिर संजय को पुलिस अपने अंदर कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की घटनाएं देश दुनिया में घट रही हैं, जिससे आप लोग सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।